हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, क्योंकि संघ के रक्षा बलों का जो पूरी शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों को भी नियुक्त करता है। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल, ये है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसमें देखिए, संसद में जब तक राष्ट्रपति ना हो संसद पूरा नहीं होता, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तो है। आपसे पूछा जाए तो संसद में आप कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद बनती है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति भी जुड़ना जरूरी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, अतः संसद इन्हीं तीनों को सम्मिलित करके बनती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है, जो टेस्टिस होता है? चलिए, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। आपको बता देते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन भी हो। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टेस्टिस की लीडिंग कोशिकाओं, देखिए यहाँ पर लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। इन कोशिकाओं द्वारा जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका एक समूह स्रावित होता है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन प्रमुख, अब एंड्रोजेंस में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, यही प्रमुख होता है। कहने का मतलब देखिए, जो टेस्टोस्टेरॉन है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, ये मान लीजिए लीडिंग कोशिकाएं, इसके द्वारा ये स्रावित होता है, और इन कोशिकाओं के द्वारा लिंग हार्मोन, नर लिंग हार्मोन्स यानी कि मेल सेक्स हार्मोन का एक समूह स्रावित होता है, जिसे हम पूरा एंड्रोजेंस कहते हैं। एंड्रोजेंस में ही एक मतलब प्रमुख जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये है, ये नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है उसका विकास करता है, और सहायक नर जननांगों का भी विकास करता है, जैसे कि जनन ग्रंथियों का विकास, दाढ़ी मूंछों का विकास, ये सारी चीजें होती हैं। मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? विच हार्मोन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? वैसोप्रेसिन, थियासिन, एंजियोटेंसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए यहां पर हम आपको बताते हैं, बस इतना जानिए, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है संपूर्ण शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं इनको संकुचित करता है, इनको संकुचित करता है और रुधिर का दाब बढ़ाता है, ठीक है। इतना आप जानते रहिए बस, और साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या काम करता है, रुधिर वाहिनी। जब भी आप देखेंगे ये दाब जब बढ़ेगा, जब मतलब ये रुधिर वाहिनियों को ये संकुचित करता है, ये संकुचित करेगा, जब ये चौड़ी इतनी है और पता चले और पतली हो जाएंगी तो यहाँ पर दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो अगर पानी का जैसे फ्लो एक चौड़ी पाइप से जा रहा है और एक पतली पाइप से जाएगा, दाब किस पर ज़्यादा पड़ेगा? तो पतली वाली पर पड़ेगा। तो वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर देता है, ऐसे ऐसे रहती है तो ये संकुचित कर देता है, तो फिर यहाँ पर रुधिर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम, राइबोसोम्स की संरचना होती है, राइबोसोम्स। चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं, राइबोसोम्स जो मैंने आपको बताया, जो कोशिका होती है, कोशिका के कोशिकांग में आता है राइबोसोम। ये कोशिका है, यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, बीच में केंद्रिका पाई जाती है, फिर यहाँ पर कोशिका के मतलब अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, हरित लवक पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम भी यहाँ पर कभी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरीके से चिपका रहता है, कभी इस तरीके से, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो राइबोसोम मुख्यतः आप ये जानिए, ऑप्शन बी सही हो जाता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब आरएनए प्लस प्रोटीन, तो प्रोटीन, अब मैंने आपको बताया प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन ये है
तो छोटे छोटे जो ये इसके यूनिट, मतलब छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ये माला है तो माला की जो मोतियां हैं ये हो जाता है आपका अमीनो एसिड, और पूरा मिल करके बना लेते हैं प्रोटीन। यानी कि छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलेंगे, जैसे माला की मोतियां मिल करके माला बनाती है, वैसे छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिल करके पूरा प्रोटीन बना लेते हैं। ये हो गया प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं आरएनए पर। आरएनए और डीएनए आप लोगों ने दो नाम सुना होगा। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, नोट कर लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अगर हम डीएनए की बात करते हैं, ये सभी आनुवांशिक इकाइयों को ढूंढने का काम करती हैं। अब यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर आप जोड़ लीजिए डीऑक्सी, बस डीऑक्सी, फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है। राइबोसोम आपको बता दें सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी कि सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, ये है राइबोसोम्स, ठीक है। और इनके ऊपर कोई कला नहीं होती, यानी कि कोई परत नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, मतलब छोटी वाली, जो मतलब जिनका अभी एकदम से शुरू से विकास हुआ रहता है, जिनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू होता है, यानी कि जो प्रारंभिक होती हैं, और यूकैरियोटिक जिनकी कोशिकाएं बहुत विकसित हुई रहती है, जैसे मनुष्य वगैरह की, तो सभी में राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स में राइबोसोम नहीं पाया जाता। ये सारे जो क्वेश्चन आपको बता रहे नॉर्मल हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट साइड के बता रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ज़्यादा ही है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है कहाँ पर होता है? अभी मैंने आपको बताया नहीं, अभी ये मैंने बस मंडल बताया था, जगह कहाँ पर है ये तो कई बार क्वेश्चन में करवाया जा चुका। भारत है, यूरोप है, अंटार्कटिका, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है अंटार्कटिका। लार्जेस्ट ओजोन फॉर्मेशन अकर इन अंटार्कटिका। ओजोन का वितरण पृथ्वी पर समान नहीं है, ये सबसे कम। अच्छा एक चीज ये बताइए, सबसे ज्यादा ये जो निर्वात सर्वाधिक कहाँ पर होता है ओजोन का? अंटार्कटिका पर होता है ना। अंटार्कटिका कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। अच्छा सबसे कम इसका मतलब जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? ये सबसे कम है भूमध्य सागर पर। कहाँ पर है? भूमध्य सागर पर, ये भूमध्य रेखा पर है। सबसे कम ये भूमध्य रेखा पर है, और सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक है ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा। और ये अंटार्कटिका कहाँ पर है? मैंने आपको बताया दक्षिणी ध्रुव पर है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये किस मंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। किस मंडल में सर्वाधिक, क्या ये किस मंडल में पाई जाती है आपको बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, किस में? विकल्प भी मैंने दे दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या परजीवी? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स या फिर पैरासाइट्स। ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कहने का मतलब ये स्वयं से अपना पोषण बनाते रहते हैं, ये खुद से अपना भोज्य पदार्थ तैयार करते, खुद से अपना खाना बनाते, खुद से अपना भोजन पकाते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो रासायनिक अपक्रिया होती है, फिर उससे जटिल रासायनिक यौगिक, वही होता है इनका भोजन। जो हमने एक लाइन में बोल दिया कि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और यही भोजन हम लोग जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, शाकाहारी अगर चाहे तो जीव जंतुओं की बात करते हैं, जैसे गाय हुआ, बकरी हुआ, ये सब खाते हैं, प्लस मनुष्य भी खाते हैं। मनुष्य को मैंने आपको बताया प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। कहने का मतलब वो भोजन जो पौधे बनाते हैं वही हम लोग खाते हैं। तो एक तरीके से हम लोग परजीवी हो गए, और ये पेड़ पौधे ये अपने पर डिपेंडेंट है, फुल्ली खुद पर डिपेंडेंट है, बल्कि हमें वो कुछ ना कुछ जरूर देते, कुछ ना कुछ क्या, जीवनदायिनी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधों की तरफ बनिए तो कितना बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ जानिए, हम लोगों से बेटर हर कोई है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। हम ही लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए रहते हैं, स्वार्थ में इतने स्वार्थी हो जाते हैं, पेड़ पौधों को भी काट डालते हैं।
डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ये जब खुद खाद्य पदार्थ का अपने निर्माण करते हैं तो ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहे जाते हैं, प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे होते हैं कैसे? जंतु जैसे उत्पादक, आदमखोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कीटभक्षी इंसेक्टिवोर्स प्लांट आर लाइक। ऑप्शन बी, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर। कीटभक्षी पौधे प्राथमिक रूप से उत्पादक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। भाई ये भी तो पौधे ही है ना। ये पौधे प्रायः, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये पौधे कहाँ पर उगते हैं? ये पौधे प्रायः ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और यही नाइट्रोजन की आपूर्ति अपने निकट आने वाले कीटों को खा करके, कीटों का भक्षण करके, कीटों को अपने मुंह में लेकर के, पचा करके ये नाइट्रोजन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और वहीं से इनको नाइट्रोजन मिलता है। जब ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन की इनकी पूर्ति होनी चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे खा करके, कीट पतंगों को खा करके, चाहे वो जमीन से मिले। लेकिन ये इंसेक्टिवोर्स होते हैं, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीटों को खा करके नाइट्रोजन लेना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये भी थोड़े से मांसाहारी होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कीटभक्षी पौधों का एग्जाम्पल आपको बताते, नेपंथीज है, ये सीआरटी में आपको मैंने पढ़ाया था। घटपर्डी, जिनका जो मुंह होता है घड़े के आकार का होता है। अच्छा, ड्रोसेरा भी है, ड्रोसेरा, और हाँ ब्लैडर वर्ट, ये सभी हैं कीटभक्षी पौधों की एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, WWFN किसके संरक्षण हेतु संकेतक, यानी कि किसके संरक्षण हेतु है? बाघ है, ये ऑप्शन बी सही हो जाता है, जायंट पांडा। तो WWFN ये है वर्ल्ड, लिख देते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1961 में हुई थी। और आपको बता दें ये जो संस्था है ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जैव विविधता को इसको बचाना है। इसे अब वर्ल्ड देखिए यहाँ पर, सॉरी, वर्ल्ड वाइड होगा, फंड फॉर नेचर के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था अब क्या था, मैंने दोनों बताया। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इस संस्था का जो लोगो है ये है, ये देखिए यहाँ पर, जायंट पांडा।